हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशंस। आज हम लोग वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ना शुरू करें, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जैसा कि इस चैप्टर का नाम था आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, जिसमें हम लोगों ने आनुवांशिकता का अर्थ पढ़ा कि आनुवांशिक या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का स्थानांतरण बालकों में होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने सेकेंडली क्या पढ़ा, आनुवांशिकता के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने टोटल 9 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से? बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, जीव सांख्यिकी सिद्धांत। फिर क्या पढ़े? अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत, अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, लैकमार्क का अध्ययन हम लोगों ने अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत में पढ़ा। फिर डार्विन का अध्ययन पढ़ा, भिन्नता का सिद्धांत, सोरेंस के अनुसार प्रभाव, आनुवांशिकता का प्रभाव पढ़ा कि आनुवांशिकता का प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे बुद्धि पे, हमारे चरित्र में पड़ता है। तो ये था हम लोग का रिवीजन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग भी रिवीजन कर रहे होंगे, अपने सीटेट के लिए पूरा तैयारी कर रहे होंगे। तो बिना देर किए आज जो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। वातावरण का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होता है, उसको पहले जान लेते हैं। वातावरण का अर्थ पर्यावरण है। पर्यावरण दो शब्दों परि एवं आवरण के मिलने से बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकना, जो हमें चारों ओर से ढकती है, जो हमारे आसपास है, वो उस चीज़ को हम लोग पर्यावरण करते हैं और वही हमारा वातावरण भी कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घेरने वाला, माने हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं, प्राणी है, मनुष्य है, जल है, वायु है, वनस्पति है, पहाड़ है, पठार है, नदी है, वस्तु है, और भी पेड़ पौधे, जितने भी चीज़ है वो हम लोग को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही सब मिलकर वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं। वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवांशिकता का है, उतना ही वातावरण का भी है। हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि आनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। वो हम लोग के माता पिता से आता है, हम लोग का जन्मजात गुण होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हस्तांतरित होता है, और उसी तरह वातावरण भी हम लोग बहुत प्रभावित करता है, हमें बहुत प्रभावित करता है, बच्चों को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं, माने वैशा वंशानुक्रम जो हमें समाज से मिलता है। वंशानुक्रम में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो माता पिता से हमें जन्मजात मिलता है, और वातावरण जो होता है जो हमें समाज से अर्जित हुआ मिलता है। गुण, जो गुण हमें समाज से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वातावरण। ठीक है, व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि वंशानुक्रम तो महत्व रखता ही है, लेकिन उससे अधिक ज़्यादा वातावरण महत्व रखता है, क्योंकि एक बच्चा हमारे आसपास को देखकर ही वो पलता बढ़ता है। तो आसपास की चीज़ें जैसी होंगी, अच्छी होंगी तो अच्छा प्रभाव डालेंगी, अगर खराब होंगी तो खराब प्रभाव डालेंगी। इसलिए आनुवांशिकता से ज़्यादा वातावरण डिपेंड रहता है। आनुवांशिकता में कभी काल क्या होता है कि माता पिता से मैच नहीं खाता है, हमारा गुण, अर्जित गुण नहीं मिल पाता है उन लोगों से, लेकिन वातावरण से जरूर हम लोग को जरूर हम लोग को गुण मिलता है। ठीक है, जैसा वातावरण रहेगा वैसा ही हमारा विचार, हमारा शारीरिक ग्रोथ, हमारा मतलब ऑल डेवलपमेंट उसी पे डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट है
यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसार पर्यावरण को परिभाषित किया है, जिसको हम देख लेते हैं। अनास्टेशी के अनुसार पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। व्यक्ति के जीवन के अलावा उसके सारे गुणों में, सारे विकास में उसको प्रभावित करती है, वही चीज़ पर्यावरण है। ये किसने कहा है? एनास्टेसी ने कहा है। फिर सेकंड में है जिसबर्ड। जिसबर्ड के अनुसार जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, वह पर्यावरण होता है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे? जिसबर्ड जो है वो जिसबर्ड जो है उनके अनुसार जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है, वैसी वस्तुएं जो हमारे आसपास है और जो हमें प्रभावित करती है, डायरेक्टली प्रभावित करती है, वो ही पर्यावरण होता है। हॉलैंड एवं डगलस के अनुसार जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली बाह्य समस्त शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। जीव जगत के प्राणियों के विकास में, मतलब हम लोग के विकास में, हम लोग के परिपक्वता में, मैच्योरिटी में, हम लोग के कैरेक्टर में, हम लोग के बिहेवियर में, हम लोग के लाइफ स्टाइल में जो परिवर्तन आता है, जो प्रभाव पड़ता है, उसका समस्त जिम्मेवार कौन होता है? हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण। ठीक है, जो शक्ति, जो परिस्थिति, जो घटना हमारे आसपास पर्यावरण में होती है, उसी को हम अनुकरण करते हैं और वही हमारे नेचर और बिहेवियर में सम्मिलित हो जाता है। ये किसका कहना है? हॉलैंड एवं डगलस के अनुसार कि हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो हमें प्रभावित करती हैं, हमारे मैच्योरिटी को, हमारे डेवलपमेंट को, हमारे नेचर को, हमारे बिहेवियर को, हमारे लाइफ स्टाइल को संपूर्ण तरीके से वो अफेक्ट करती है। और वो कौन सी चीज़ है? वातावरण। नेक्स्ट है वातावरण संबंधी कारक। ऐसे फैक्टर जो कि वातावरण से रिलेटेड है, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने चाहते हैं। वातावरण से संबंधित कारकों का वर्णन निम्न प्रकार से वर्णित है। पहला जो कारक है वो है सामाजिक कारक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ, विच इज सोशल फैक्टर। ओके, व्हाट इज सोशल फैक्टर? सामाजिक कारक वह है जो मनुष्य एक समाज से ग्रहण करता है, जो हमें समाज से जो गुण मिलता है, वही चीज़ सोशल फैक्टर में आ जाते हैं। इनको और विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि समाज से ही मिलजुल कर हम लोग को रहना होता है। समाज के जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी को हम लोग को फॉलो करना होता है। हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें कहाँ रहना होता है? समाज के बीच में रहना होता है, समाज के लोगों के बीच में रहना होता है। इसलिए हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसका समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इसलिए हमारे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़ता है वो समाज का पड़ता है। हम जिस समाज में पले बड़े रहते हैं, जिस कल्चर में पले बड़े रहते हैं, जिस रिलीजन से आते हैं, जिस लोगों के बीच में रहते हैं, उसी का इफेक्ट हम लोग पे आता है। अगर चोरों के बीच रहेंगे तो चोरों की भाषा बोलेंगे, और अगर ज्ञानी लोगों के बीच में रहेंगे, शिक्षित लोगों के बीच में रहेंगे, तो हम एक शिक्षित माहौल का अनुकरण करके उसी को अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे। फिर वैसा ही हमारा बिहेवियर, वैसा ही हमारा नेचर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैच्योरिटी हमारे अंदर आएगी। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक कृत्य, रीति रिवाज, पारस्परिक अंतःक्रिया और संबंध आदि बहुत से तत्व हैं जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं भौतिक विकास को किसी न किसी रूप से अवश्य प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक में, सोशल फैक्टर में कौन कौन सी ऐसे एलिमेंट है जो हम लोग को अफेक्ट करता है? सामाजिक व्यवस्था, समाज में कैसी व्यवस्था है, ठीक है, रहन सहन कैसा है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा, परंपराएं कौन कौन सी है, धार्मिक
कृत्य कौन कौन से हैं। धार्मिक कृत्य मतलब कौन, हमारे धर्म में कौन कौन से कार्य होते हैं, रीति रिवाज कैसी है, पारस्परिक अंतःक्रिया मतलब हम लोग के बीच संबंध कैसा है, हमारे समाज के लोगों से हम लोग का अंतःक्रिया कैसा, इंटरैक्शन कैसा है। ये सब संबंध जो है, ये सब एलिमेंट जो है वो सामाजिक कारक है, जिससे जो है हम मनुष्य के शरीर पे, मनुष्य के मानसिक रूप में और मनुष्य के बौद्धिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उसी से हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, परंपराएं अगर अच्छी रहेंगी, परंपराएं तो हर अच्छी रहती है, लेकिन जो कुपरंपराएं हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर गलत होता है। वैसी परंपराएं जो साइंटिफिक रूप में यानी मनोवैज्ञानिक रूप में सही हो और वो उसको हम फॉलो करते हैं तो वो हमारे लिए हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर हम लोग अंधविश्वास पे, ऐसी परंपराएं में जिसका कोई ठोस सबूत नहीं है, जिसको करना सही है या गलत उसका कोई ठोस सबूत नहीं है, अगर वैसी परंपराएं को फॉलो करते हैं तो हमेशा हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। आप पूरे इतिहास को उठा के देख लीजिए, जिसने अंधविश्वास किया है उसकी बौद्धिक क्षमता वैसे ही कमज़ोर होते गई है, वो वैसे पिछड़ा होते गया है और हमेशा वो समाज के लिए एक हानिकारक इंसान के रूप में सामने आया। जैसे कि जितने भी मौलवी हैं या पंडित हैं या अन्य कोई धार्मिक संस्थान के लोग हैं, मैं किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही, लेकिन ये बोलने की कोशिश करती हूँ जितने भी मतलब असामाजिक तत्व के लोग हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो अपने धर्म के प्रति बहुत सचेत है, वो अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। असल में उनके अंदर छुपा हुआ एक ढोंगी होता है जो ये एक दिखाने की कोशिश करता है कि वो अपने परंपराएं को, वो अपने धार्मिक कृत्य को, वो अपने रीति रिवाज को बहुत अच्छे से मानते हैं और वो लोगों के बीच अच्छा फैलाना चाहते हैं, अच्छा मैसेज फैलाना चाहते हैं, लेकिन असल में वैसा होता नहीं है। असल में आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास से ले सकते हैं। मैं किसी विशेष टिप्पणी नहीं करूँगी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी धार्मिक संस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन वैसी परंपराएं, वैसी धार्मिक कृत्य, वैसे रीति रिवाज जो कि हमारे समाज को बर्बाद करे, हमारे समाज पे गलत प्रभाव डाले, वैसी चीज़ें गलत हैं। उससे हमारा विकास कभी नहीं हो सकता, ना ही हमारा सामाजिक विकास होगा, ना ही हमारा शारीरिक विकास होगा, ना ही हमारा मानसिक विकास होगा, ना ही हमारा बौद्धिक विकास होगा। हम दिन प्रतिदिन शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और बौद्धिक विकास के रूप में भी पिछड़ते ही जाएंगे, कभी भी हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए वैसी परंपराएं, वैसी धार्मिक कृत्य, वैसी रीति रिवाज, वैसी सारी रहन सहन ऐसी होनी चाहिए जो हमारे समाज को आगे ले जाए। और ये तभी होगा जब हम लोग अपने आँख से अंधविश्वास की पट्टी हटाएंगे। ठीक है, तो अंधविश्वास को फॉलो नहीं कीजिए, वैसे लोगों के साथ रहिए, वैसे इन्वायरमेंट के साथ रहिए, इन्वायरमेंट में रहिए जो हमें अच्छा शिक्षा प्रदान करता हो, ना कि सारे रूल रेगुलेशन तोड़ के बस एक ढोंग दिखाना हो। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक अर्थात धन से केवल सुविधाएं ही नहीं प्राप्त होती है, बल्कि इससे पौष्टिक चीजें भी खरीदी जा सकती है, जिससे मनुष्य का शरीर विकसित होता है। आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है, सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, आर्थिक कारक का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े धनवान हैं तो आपका वातावरण में अच्छा प्रभाव पड़ेगा,
ये नहीं कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि आपके पास इतना धन होना चाहिए कि आप उससे पौष्टिक चीज़ें ले सकें, शरीर के लिए वैसी चीज़ें ले सकें जो उन्हें तंदुरुस्त करे, स्वस्थ करे, है ना। तो शारीरिक विकास में ये मददगार होगा, आर्थिक कारक, बौद्धिक क्षमता में भी यूज़फुल होगा। जब आपका शरीर ठीक रहेगा तो आपकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी रहेगी, है ना। फिर अगर आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, आप अच्छे कार्य करेंगे तो समाज में भी आपकी अलग पहचान रहेगी। तो कुल मिला के ये जो आर्थिक कारक है वो सिर्फ धन के अलावा हमारे शरीर को, हमारी बौद्धिक क्षमता को और हमारे सामाजिक विकास को भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो आर्थिक कारक का ये डेफिनेशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक। अब वातावरण संबंधित इसका क्या ये कारक क्यों महत्वपूर्ण है ये हम देखते हैं। ये आखिरी कारक है। धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। हमारा खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार तथा आचार विचार इत्यादि हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है। जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित है उनका विकास ठीक ढंग से होता है, लेकिन जहाँ अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश है उस समाज का विकास अत्यंत मंद गति से होता है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, वही चीज़ यहाँ पे देखिए वापस से मिल गया है आपको पढ़ने के लिए कि धर्म और संस्कृति हमें बहुत अफेक्ट करता है। हम कितना धर्म को मानते हैं, कैसी संस्कृति को मानते हैं। अगर हम अंधविश्वास और रूढ़िवाद को मानते हैं तो हमारा विकास जो है वो अत्यंत मंद गति से होता है। लेकिन वैसे संस्कृतियों को मानते हैं, वैसी धर्म कार्य को करते हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें समाहित है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है, जिसने साइंटिस्ट ने उसको सही साबित किया है, वो चीज़ जो है हमारे लिए विकास की ओर, हमें उस चीज़ से वो हमें विकास की ओर ले जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ हम लोग को पढ़ने को मिला, धर्म और संस्कृति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना जो हमें सही राह पर ले जाएगा, सही डेवलपमेंट की ओर ले जाएगा, समाज को अच्छी चीज़ें सिखाएगा। और वैसे धर्म और संस्कृति जो अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश है, उस समाज का विकास अत्यंत मंद गति से होगा, बहुत ही धीमी गति से होगा, क्योंकि हम वैसे रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे जो सोशल डेवलपमेंट के लिए कभी भी यूज़फुल नहीं है, हमेशा हार्मफुल है। ठीक है, तो धर्म और संस्कृति इस रूप में मनुष्य के विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार तथा आचार विचार भी हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है। इनमें भी सम्मिलित होना हमारा एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है जो हमें डेवलपमेंट की ओर ले जाता है। ठीक है, जैसा हम रहेंगे, जैसा हमारा लाइफ स्टाइल रहेगा, जैसा हमारा खान पान रहेगा, ये दो चीज़ जो है हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर शरीर ही खराब रहेगा तो हम सांस्कृतिक चीज़ों में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। पूजा पाठ, संस्कार, आचार विचार अच्छा होना, ये सभी सम्मिलित होना जरूरी है सांस्कृतिक कारक में। यही सांस्कृतिक कारक का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो पूजा पाठ करना, संस्कार अच्छे रखना और आचार विचार में परिवर्तन लाना, नए विचार लाना, ये सब सांस्कृतिक कारक को प्रभावित करता है, डेवलप करता है। तो दोस्तों, आई थिंक कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कितने हम लोग पढ़े। वातावरण का अर्थ हम लोगों ने समझा कि हमारे जो आसपास है वही वातावरण है। फिर हम लोगों ने वैज्ञानिक के अनुसार इसकी परिभाषा समझी। फिर हम लोग क्या समझे वातावरण संबंधी कारक में कि 3 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 3 कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और एक क्या था? सांस्कृतिक कारक। ये 3 कारक जो होते हैं हमारे वातावरण को अफेक्ट करते हैं। ये 3 कारक का हमारे वातावरण में होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हमारे डेवलपमेंट में
सहयोग प्रदान करे। तो आज दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि ये आपको इम्पॉर्टेंट लगे, और ये इम्पॉर्टेंट है भी आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। वातावरण से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई बालक अगर कुरीति और रूढ़िवाद समाज में रहे तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, फिर नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे अनेक सिचुएशनल क्वेश्चन आपको सीटेट एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इससे आगे भी और थोड़ा सा बचा हुआ है वातावरण संबंधित कारक, और उसके आगे भी और बचा हुआ है थोड़ा सा, जिसको हम कल के वीडियो में देखेंगे। अगर आप ऐसे ही और नोट्स, ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई दूंगी। ठीक है, इसको रिवीजन आप करते रहें। तो आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव। थैंक यू एवरीबॉडी।